Hello students, today's topic is the end of bipolarity, and the very first word we can see in our chapter is Berlin Wall. So by the name we can understand a wall which was constructed in the Berlin, and it was constructed by German Domestic Republic, and the construction period was 1961 to 1989. So toppled up by the people in 1989 का मीनिंग ये है कि 1989 में बर्लिन में रहने वाले लोगों के द्वारा ये वॉल तोड़ दी गई थी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोल्ड वॉर का अंत क्यों हुआ, कोल्ड वॉर एंड क्यों हुई, बर्लिन वॉल क्यों टूटी, एंड सेकेंडली सोवियत यूनियन क्यों हार गया। यहाँ पे बताया गया है कि सोवियत यूनियन इसलिए हारा क्योंकि उसके लोगों ने उसे हराया, उसके ऑर्डिनरी पीपल जो थे उन्होंने एक्शंस लिए, उनके बीच में नेशनलिज्म आ गई थी, पैट्रियटिज्म आ गई थी। We are moving to our chapter. Before getting into the chapter, let's understand two words. First is socialism and second is capitalism. Socialism is a political and economical theory of social organization which advocates that means of production, distribution and exchange should be owned or regulated by the community as a whole. सोशलिज्म में जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है वो किसके पास जाता है, कम्युनिटी के पास जाता है, प्राइवेट ओनर के पास नहीं जाता है। And capitalism is an economic and political system in which a country's trade and industry are controlled by private owners for profit rather than by the state. कैपिटलिज्म में जितना भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो किसके पास जाता है, प्राइवेट ओनर्स के पास में, स्टेट के पास में नहीं। लाइक इन इंडिया, लाइक वी ऑल आर अर्निंग, एंड द थिंग विच वी आर अर्निंग और द प्रॉफिट विच वी आर गेटिंग इज आवर ओन. Yes, we are giving a share to the government in capitalism, but that share is known as the tax, and that tax is coming back to us in form of infrastructural development. Like जिस तरह की हमारी कंट्री में कोई डेवलपमेंट हो जाती है, फ्लाईओवर्स बन जाते हैं, तो ये कैसे बनते हैं, हमारी टैक्स अमाउंट से। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, जिसे हम USSR कह रहे हैं, ये एक्रोनिम है किसका, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये USSR को हम बोलते हैं। ये कब बनी थी, 1997 में बनी थी। बेसिक इसका रेजोल्यूशन क्या था, सोशलिज्म, एंड ये अपोज कर रही थी कैपिटलिज्म को। This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously design a society based on principle of equality. ये जो सोसाइटी थी यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को अवॉइड किया गया था, एबॉलिश किया गया था, निकाला गया था। प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें नहीं दी गई थी, और यहाँ पर प्रिंसिपल्स किस चीज़ पे बेस किए गए थे, इक्वालिटी पे। Centered around the Communist Party, and no other political party or opposition was allowed. The economy was planned and controlled by the state. तो जो सब था वो स्टेट था, स्टेट ही देखती थी किसने कितना कमाना है, किसके हिस्से में कितना पैसा जाएगा। और वहाँ पर क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, और उस पार्टी के अगेंस्ट खड़े होने वाला, उसके खिलाफ कोई बोलने वाला कोई भी नहीं था। After the Second World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist powers came under the control of the USSR. तो USSR के अंडर कौन आ गया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज आ गई। द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द USSR। तो किस तरह से इन कंट्रीज़ को चलाया जाए वो कौन देखता था, USSR। और इस ग्रुप को क्या कहा गया, सोशलिस्ट ब्लॉक। इस सारे ग्रुप को क्या कहा गया, सोशलिस्ट ब्लॉक। वॉर्सो पैक्ट भी था, मिलिट्री अलायंस भी थी, बट इन सब को इकट्ठा करके कौन रखता था, USSR। USSR दुनिया की सेकेंड बेस्ट, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, पावरफुल कम्युनिटी बनी। USSR के पास बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन था, एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, ऑयल, आयरन, स्टील का बिजनेस यहाँ बहुत अच्छा था, एंड मशीनरी की प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर पिन से कार तक सब कुछ बनता था। क्यों बनता था, क्योंकि इनके पास थी डोमेस्टिक इंडस्ट्री। बट ये वेस्टर्न प्रोडक्ट या वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स के अकॉर्डिंग इनकी जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं अच्छी थी, क्योंकि ये अपने लोगों का ध्यान नहीं रखते थे। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। बेसिक से बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट थे
dominant state ownership was the dominant form of ownership. Land and product assets were owned and controlled by the सोवियत यूनियन. तो सोवियत यूनियन के पास में सब कुछ था. एक ओनरशिप की जो पावर थी वो किसके पास थी? सिर्फ सोवियत यूनियन के पास थी. सिटीजन्स के लिए इस तरह की कम्युनिटी में रहना बहुत मुश्किल था. उनके पास डेमोक्रेसी नहीं थी, वो बोल भी नहीं सकते थे, और अपनी एक्सप्रेशन, अपना गुस्सा वो कैसे दिखाते थे? जोक्स एंड कार्टून्स के थ्रू. मोस्ट ऑफ द यूनियंस ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म. मैक्सिमम जगह पर सोवियत यूनियन में क्या चाहिए था? रिफॉर्म चाहिए था. रिफॉर्म किस चीज़ का? हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिसीज़ का, वेलफेयर का, और लोगों के भले के लिए कुछ सोचने का. The Communist Party of Soviet Union had tight control over the institutions. तो जितने भी वहाँ पर काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस थे, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का हक था, अधिकार था, कंट्रोल था, राज था. The party refused to recognize the urge of the people in the 15th different republic that formed the Soviet Union to manage their own affairs. तो जितने भी कंट्रीज, स्टेट्स, प्रोविंसेस सोवियत यूनियन के साथ में थे, वो सब लोगों को बहुत परेशान करते थे और लोगों के बारे में नहीं सोचते थे. अगर लोग उनको अप्रोच भी करते थे, बताते भी थे कि हम किसी दिक्कत में हैं, किसी प्रॉब्लम में, तो भी वो उनकी हेल्प नहीं करते थे. ऑल्दो रशिया के अकॉर्ड पे, ट्रिटी पे 15 रिपब्लिक्स का नाम लिखा था, बट उनमें डोमिनेट कौन करता था? रशिया करता था. बेसिकली वहाँ पर 15 कंट्रीज़ थी, बट बेसिक काम कौन करता था? रशिया करता था. आर्म रेस. सो आर्म रेस क्या होती है? हथियारों का कलेक्शन, हथियारों को मैक्सिमम अच्छे से अच्छा टेक्निफाई करना, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करना. सोवियत यूनियन एक चीज़ में पीछे रहता था वेस्टर्न अलायंस से, दैट वाज दी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल एस्पिरेशन ऑफ सिटीज़न. सो सोवियत यूनियन इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता था, बट वेस्टर्न अलायंस अपने लोगों के लिए बहुत सोचता था. वो अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखते थे, और बेसिक इंपॉर्टेंट अपनी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो लोगों के हित के लिए थी, लोगों के लिए ही थी. सोवियत यूनियन ने इन्वेजन किया अफ़गानिस्तान में 1979 में. उससे उसका सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया. उनके पास जितने भी मिलिट्री और सोल्जर या लाइफ सपोर्ट थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई, जिस वजह से वहाँ के जितने भी कॉमन लोग थे उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, और यहाँ तक कि उनको फूड शॉर्टेज भी हो गई थी. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम इन दिस चैप्टर, दैट इज़ मिखाइल गोर्बाचेव. सो हु इज़ मिखाइल गोर्बाचेव? ये थे जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन. कब बने थे? 1985 में. गोर्बाचेव का डिसीजन था कि वो अपने वेस्टर्न अलायंसेस के साथ में अपना रिलेशन अच्छा करें और थोड़ी सी डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएं. डेमोक्रेसी लाना चाहते थे वो. बट प्रॉब्लम क्या थी? जितने भी लोग थे उनके साथ में वो ऐसा नहीं चाहते थे. गोर्बाचेव इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड democratization within the country. The reforms were opposed by leaders within the Communist Party. तो वो चाहते थे डेमोक्राइजेशन आए, पॉलिटिकल रिफॉर्म आए, इकोनॉमिकल रिफॉर्म आए, बट जो उनके साथ में लोग थे, ऑपोजिट जो लोग थे, उन सब ने इनको डिनाई कर दिया. डिनाई क्यों किया? ऑब्वियसली अगर इनकी बात मानी जाती तो उनका जो डेजिग्नेशन था वो खराब हो जाता. Here a word is coming coup. So the meaning of this word is an legal seizure of power from government. तो 1991 में फ्रीडम ले ली गई थी. किससे ली गई थी? लेट्स रीड इट आउट. अ coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party. So 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी ने गोर्बाचेव की जो रिफॉर्म्स थी या गोर्बाचेव की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उससे कूप कर लिया गया था. बट इस चीज़ का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने डेमोक्रेसी का टेस्ट कर लिया था. अब उन्हें पता चल गया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है. देन मिखाइल गोर्बाचेव के बाद में आते हैं बोरिस येल्त्सिन. बोरिस येल्त्सिन emerged as a national hero in opposing this coup. Yeltsin won a popular election, began to shake off centralized control, power shift Soviet center to the republics. सो येल्त्सिन आए नेक्स्ट लीडर, और ये भी थोड़े नेशनलिस्ट थे. सो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया जो कूप चल रहा था. यूरोपनाइज्ड सोवियत स्टेट. नाउ विल टॉक अबाउट दैट. द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डिड नॉट आस्क फॉर द इंडिपेंडेंस. तो जितने भी सेंट्रल एशिया के अंडर रिपब्लिक्स आते थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की. 1991 में येल्त्सिन की लीडरशिप के अंडर रशिया, यूक्रेन, बेलारूस
इन 3 मेजर रिपब्लिक्स ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि ये लिबरेटेड है, ये इंडिपेंडेंट है, ये यूएसएसआर के नीचे नहीं आते हैं. द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन वॉज बैंड. कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक. तो जैसे ही सोवियत यूनियन को हराया गया, सबसे पहली चीज़ क्या लाई गई वहाँ? कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी. So, the declaration on the disintegration of the USSR and the formation of the Commonwealth of the Independent States. लोगों को बहुत अच्छा एक सरप्राइज़ मिला कि यूएसएसआर के ख़त्म होते ही क्या बन गया? CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. और इसके साथ में बहुत सारे मेंबर्स बड़ी जल्दी जल्दी जुड़ने लग गए. अब रशिया क्या बन गया? रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कमिटमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन. अब रशिया ने बड़ी जल्दी जल्दी जितने भी ट्रीटीज़ एंड कमिटमेंट्स थे वो एक्सेप्ट कर लिए, और वहाँ पता चला कि सोवियत यूनियन अब ख़त्म हो गया है, डिज़ोल्व हो गया है. एंड इसने जितने भी अपने न्यूक्लियर आर्म्स थे वो सब सरेंडर कर दिए. वाई डेट द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड? सोवियत यूनियन ख़त्म क्यों हुई? सोवियत यूनियन का ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण है वहाँ की पब्लिक को पता चल गया था कि सोवियत यूनियन उनके साथ में चीटिंग कर रहा है और उनके बारे में नहीं सोच रहा है. दूसरा, उसके बाद में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस थे जो कि लोगों के लिए अच्छे नहीं थे. इकोनॉमी ख़राब हो गई थी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया था, और उसकी वजह से जितने भी रिसोर्सेज थे वो कम हो गए थे. एंड ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि सोवियत यूनियन वहाँ अपने न्यूक्लियर मिलिट्री को बढ़ाने के लिए लगा हुआ था, एंड जो कि बहुत बड़ा इकोनॉमिकल बर्डन था उस सिस्टम पर. और जब लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया. कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत यूनियन की थी उसने 70 ईयर्स वहाँ पर राज किया. वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट थी, और उनका जो सिस्टम था, वर्किंग सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा रिलक्टेंट था. वो अपनी गलती को वापस ठीक नहीं करते थे, और उनका जो एक नेचर था वो इंट्रोवर्ट था. वो ओपन नहीं हो पाते थे और ना ही लोगों को होने देते थे. ऑर्डिनरी लोगों की वहाँ लाइफ अच्छी नहीं थी. मिखाइल गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स ने कुछ प्रोमिस किए हैं, बट वो पूरा नहीं हो पाया, बिकॉज़ वहाँ के जितने भी लीडर्स थे, जितने भी वहाँ के पार्टी वर्कर्स थे, वो सब ने मिखाइल गोर्बाचेव का अपोज किया. इवन उन लोगों ने भी किया जो उसके पार्टी में थे. उन्होंने इस तरह क्यों किया? क्योंकि उनको लग रहा था कि मिखाइल गोर्बाचेव बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम तेज़ी से कर रहे हैं, और जिस तेज़ी से कर रहे हैं उस वजह से सब इन्हें ही हीरो मानेंगे. उनकी जितनी भी प्रिविलेजेस है वो सब ख़राब हो जाएगा. अब दूसरा सरप्राइज़ क्या था? द राइज ऑफ नेशनलिज्म. सबसे बड़ा झटका वहाँ की गवर्नमेंट के लिए था कि वहाँ पर लोगों में नेशनलिज्म आ गई थी. द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर फॉर सॉवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक इंक्लूडिंग रशिया एंड बाल्टिक रिपब्लिक. सो जितने भी बाल्टिक रिपब्लिक के नेशंस थे सभी में क्या हुआ? देशभक्ति की भावना आ गई. यूक्रेन, जॉर्जिया, इन सब ने प्रूव कर दिया कि ये अब यूएसएसआर के साथ में नहीं है. वहाँ लोगों ने स्ट्रगल की. जिस तरह इंडिया में इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए लोगों ने इतना कुछ किया, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था. अदर थिंग दैट गोर्बाचेव रिफॉर्म स्पीडेड अप एंड इंक्रीज्ड नेशनलिज्म dissatisfaction to the point that government and rulers could not control it. So डिसइंटीग्रेशन मिखाइल का जो हुआ, वो लोग क्या कहते हैं, लोगों का कुछ ऐसा व्यू नहीं है, बट वहाँ के जो पार्टी वर्कर्स थे, वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग थे या जो क्रिटिक्स थे, वो ये कहते हैं कि मिखाइल बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ काम कर रहे थे, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया, एंड इस वजह से उनका जितना भी रिफॉर्म था वो ख़त्म हो गया. So now we'll move to the consequences of disintegration. क्या कारण था और क्या रिजल्ट निकला जो डिसइंटीग्रेशन हुई? यूएसएसआर के टूटने के बाद या ख़त्म होने के बाद में क्या क्या चीज़ें हुई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, ठीक है. उसके बाद जितनी भी आर्म रेस थी वो भी ख़त्म हो गई, और एक शांति वाला देश बन गया, दुनिया बन गई. सेकेंड, दुनिया में पता चल गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस तरह काम करना है. लोगों को पता चल गया कि किस तरह के रूलिंग सिस्टम में उन लोगों को रहना है. जब द एंड ऑफ कोल्ड वॉर लेफ्ट ओपन टू पॉसिबिलिटीज़. सुपर पावर वुड डोमिनेट एंड क्रिएट यूनिपोलर वर्ल्ड. तो जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, डिसइंटीग्रेशन हो गई,
यूएसएसआर की। तो यूएसएसआर जहाँ था, जितने भी रिपब्लिक्स 15 रिपब्लिक्स थे, तो वहाँ क्या था, एक यूनिपोलर वर्ल्ड था। यूनिपोलर वर्ल्ड मीन्स एक ही वर्ल्ड था, एक ही कम्युनिटी थी, सब पर राज हो रहा था, किसी की बात नहीं सुनी जा रही थी। और वहाँ पर मनाक सिस्टम था कि अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उसका बेटा आ जाता है, बेटे की डेथ हो जाती है वो तो आगे उसका बेटा राजा बन जाता है। तो मनाक सिस्टम फॉलो करते थे, एक ही कम्युनिटी का राज रहता था और लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी। वो क्या था, यूनिपोलर वर्ल्ड था। यूनी मीन्स वन। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद में क्या हुआ, मल्टीपोलर सिस्टम आ गया। मल्टीपोलर मीन्स कोई भी पावर किसी पे डोमिनेट नहीं होती है। लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल गया। लोगों में एक तो डेमोक्रेसी आ गई, सबसे बड़ी बात। दूसरा, यूएस जो था वो कैपिटलिस्ट कंट्री था। कैपिटलिस्ट मीन्स वहाँ पैसे कमाए जाते थे, लोगों के पास अपने पैसे होते थे, अपनी प्रॉपर्टी होती थी। So, as we know, as we studied in the previous chapter, that there were only two supreme powers, USA and USSR. तो ऑटोमेटिक सी बात है, अगर USSR ख़त्म हो गया तो USA के हाथ में पावर चली जाएगी। बट यहाँ पर यूएसए ने प्रूव किया कि उसके पास पावर क्यों जानी चाहिए। एक तो यूएसए के पास था वर्ल्ड बैंक एंड दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये दो एडवाइजर्स क्या करते थे, पूरी दुनिया में लोन देते थे। थर्ड, द एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज, बहुत सारी न्यू कंट्रीज बन गई। बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स वांटेड टू जॉइन यूरोपियन यूनियन एंड बिकम पार्ट ऑफ नाटो। तो बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोप स्टेट्स जो कि यूएसएसआर के अंडर थी, उन्होंने क्या किया, नाटो ज्वाइन कर लिया। The Central Asia country wanted to take advantage of their geographical location and continue their close ties with Russia and also establish ties with West, the US, चाइना एंड अदर्स। तो सेंट्रल एशिया जिस तरह था उस तरह ही रहा, उन्होंने अपने अच्छे रिलेशंस रखे रशिया के साथ में, और साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ यूएसए, चाइना और भी बहुत सारी कंट्री के साथ में उन्होंने टाई अप कर लिए। अब शॉक थेरेपी की बात करते हैं। तो शॉक थेरेपी मीन्स किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ख़राब कर देना एंड वहाँ का जितना भी मार्केट ट्रेड वर्किंग सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय कर देना। सो शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स, द कलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। सो सबसे पहला क्या हुआ, कम्युनिज्म ख़त्म हो गया। उससे क्या हुआ, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन Russia, Central Asia, and East Europe that was influenced by the World Bank and IMF came to be known as a shock therapy. सो जो मॉडल, जो वर्किंग सिस्टम वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ने दिया था, उस वजह से रशिया का जो भी इकोनॉमिक सिस्टम था, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, वो सब ख़राब हो गई। So first of all, we'll go with the definition of shock therapy. Shock therapy is an economic theory that says that sudden dramatic changes in the national economic policy can turn the state-controlled economy into free market economy. Easy way में करते हैं इसको। शॉक थेरेपी क्या है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक थ्योरी को ड्रामेटिकली चेंज कर देना। ठीक है, सो लेट्स गो विद द चैप्टर। Okay, each of these countries were required to make a total shift from capitalist economy. पहले क्या था, सोशलिज्म था। सोशलिज्म में लोगों के हाथ में कुछ नहीं आता था, लोगों का अपना कुछ नहीं था। बट एकदम से क्या हुआ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ गई, तो लोग क्या हो गए, डिरूट हो गए, अपने जो रूट्स के साथ जुड़े हुए थे, जिस तरह उन्हें सिखाया गया था, जिस तरह वो काम करते थे, उन्हें कम्प्लीटली इंटायरली चेंज करना पड़ गया। तो क्या चेंज हुआ वहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेटाइजेशन आ गई, अब लोग ओनरशिप रख सकते हैं, लोग अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। एंड सेकेंड, कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर, जहाँ लोग खेती अपने लिए करते थे या अपने मालिक के लिए करते थे, वहाँ अब अपनी इस खेती से वो कुछ कमाई कर सकते। डेवलपमेंट वॉज नाउ इन्वेस्टिगेट thorough more trade and thus a sudden and complete switch to free trade was considered essential. So development की किस तरह की वहाँ आ रही थी, फ्यूचरिस्टिक वे में आ रही थी, किस चीज़ में, ट्रेड में आ रही थी, और इसी वजह से हमें क्या मिला, फ्री ट्रेड मिला, ओपननेस मिल गई, बाकी कंट्री में जाकर भी हम काम कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी भी होने लग गई। सोवियत ब्लॉक भी ब्रेक हो गया एंड जितनी भी वहाँ की जो कंट्रीज़ थी वो किस तरफ को चली गई, वेस्टर्न रिजीम की तरफ चली गई, वेस्टर्न रीजन की तरफ चली गई। The Western capitalist states now became the leader and thus guided and controlled the development of region through various agencies and organizations. तो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट क्या बन गया, लीडर बन गया। Consequences of shock therapy.
तो सबसे पहला सबसे बड़ा शॉक थेरेपी का जो झटका लगा था वो लगा था रशिया की इंडस्ट्रीज़ को। 90% से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेल आउट करने का सोच लिया था, कुछ हो भी गई थी एंड कुछ ने अपनी इंडस्ट्रीज सेल पे लगा दी थी। 90% इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी गैरेज सेल हुई थी। सो स्टूडेंट्स, गैरेज सेल क्या होती है कि हम कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ सामान है जो हमारे काम का नहीं है, तो हम अपने घर के बाहर टेबल पर वो सामान लेकर सेल का बोर्ड लगा देंगे। ठीक है, सो इस तरह गैरेज सेल हुई थी। दुनिया की सबसे बड़ी गैरेज सेल रशिया में हुई थी। किस चीज़ के लिए? बेसिकली इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए। इस सेल को देखने के लिए सिटीजन्स को वाउचर्स दिए गए थे, बट उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने वो वाउचर्स ब्लैक में सेल कर दिए। एकदम से जो रूबल की वैल्यू थी वो डिक्लाइन हो गई। रूबल क्या है? रशिया की करेंसी है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट देयर सेविंग। तो जितने भी वहाँ के कॉमन लोग थे उनकी जो सेविंग्स थी वो ख़राब हो गई, क्योंकि लोगों के पास खाना खाने तक के भी पैसे नहीं थे। जो रशिया की जीडीपी थी 1999 में, वो 1989 से भी कम चली गई थी। सो जो ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का, वो बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया गया था। बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी। मिडिल क्लास, जो नॉर्मल लोग थे वो गरीब हो गए थे। जो मिडिल क्लास थे वो सोसाइटी के जो तौर तरीके, गलत तौर तरीके हैं, उसमें पुश कर दिए गए थे। जो एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल्स थे, कुछ तो ख़त्म हो गए, कुछ अपने करंट प्लेस को छोड़कर चले गए। वहाँ पर एक माफिया इमर्ज हो गया जो लोगों पर गलत वे में कंट्रोल करता था। पूरा का पूरा जो रशिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, रिच एंड पुअर। The construction of dramatic institutions, the construction of all these countries were drafted in hurry. तो क्योंकि एकदम से ही अब सब कुछ चेंज आ गया, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या था? बड़ी ही जल्दबाजी में बनाया गया था, और जो पार्लियामेंट था उनका बहुत ही ज़्यादा वीक था। सेंट्रल एशिया के जितने भी प्रेसिडेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव थे, पावरफुल थे, इसलिए उन्होंने खुद ब खुद ही वहाँ का लीडर अपॉइंट कर दिया। ये इस कहाँ हुआ था? तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान में इस तरह हुआ था। एंड देन जब वो 10 साल के लिए पावर में आए, एंड उसके बाद में उन्होंने अपनी 10 साल और पावर एक्सटेंड करवा दी। मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमिक, स्पेशली रशिया, स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000। सो 2000 में हम बोल सकते हैं रशिया की जो कंडीशन है वो ठीक होनी शुरू हुई। किस तरह से हुई? द रीज़न फॉर रिवाइविंग फॉर मोस्ट ऑफ देयर इकोनॉमीज वॉज एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। तो रशिया ने क्या किया? अपने नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाया और उन्हें एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। अजरबैजान, कज़ाकिस्तान, रशिया एंड तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं वो क्या थे? मेजर ऑयल गैस प्रोड्यूसर्स थे। और जो बाकी कंट्रीज़ थी उनके नीचे से, उनके कंट्री के नीचे से लैंड में ऑयल पाइपलाइंस बिछाई हुई थी। ऑयल पाइपलाइंस का ड्राफ्टिंग किया गया था, एंड वो उनसे रेंट लेते थे। तो इस तरह से बाकी कंट्रीज़ का भी डेवलपमेंट हुआ। टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। सो अभी टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट क्या रहा? इन रशिया 2 रिपब्लिक्स, चेचन्या एंड दागिस्तान, हैव हैड वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट। बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड फ्रीडम के लिए मूवमेंट हुआ। एंड मॉस्को का चेचन्या पे जो अटैकिंग वे था वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग था, बहुत ही ज़्यादा डेवेस्टेटिंग था। बट देन एज वेल वहाँ के लोगों में जो पैट्रियटिज्म थी, देशभक्ति थी, खुद को आज़ाद करने की जो इंस्पिरेशन थी वो गई नहीं। So students, here are the few names of the countries. सेंट्रल एशिया के तजाकिस्तान में बहुत बड़ी सिविल वॉर हुई 2001 तक चली, 10 साल के लिए हुई थी ये। यूक्रेन, कज़ाकिस्तान, जॉर्जिया, इन सब कंट्रीज़ में फ़ाइट हो रही थी वाटर के लिए और एरियाज़ के लिए। पूरी दुनिया में तबाही मची हुई थी। एक आम इंसान के लिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो रखा था। बट जो सेंट्रल एशिया रिपब्लिक एरियाज़ थे उनके पास हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज थे, एंड उस वजह से उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला। A zone of competition between outside power and oil companies. The region is next to Russia, China, Afghanistan, and Pakistan. Students, we learn about the conflict between USA and Iraq in 3rd chapter. So here just have a look on this thing. USA ने अपना मिलिट्री बेस बनाने का सोचा
एंड उन्होंने ये परमिशन मांगी जितने भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी कि अगर उनकी लड़ाई होती है, वॉर होती है अफ़गानिस्तान एंड इराक़ के साथ में, तो उन्हें वहाँ से अपने एयरप्लेन्स को फ्लाई करने की परमिशन दी जाए। यूरोप का कैशोस्लोवाकिया बड़े ही पीसफुली स्प्लिट हो गया कैशो एंड स्लोवाकिया में। सो आर अनदर टॉपिक इज़ नाउ इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप आर स्टिल दोज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ये तो हम सभी जानते हैं, इंडिया और रशिया का बहुत अच्छा रिलेशन है एंड ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इंडो रशियन रिलेशनशिप्स एम्बेडेड इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। तो पूरी दुनिया को पता है इंडिया एंड रशिया की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है एंड इवन रशिया में राज कपूर और अमिताभ बच्चन, राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक जितने भी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस रहे हैं उनके नाम बच्चों को दिए जाते थे एंड इंडियन हिंदी मूवीज़ में भी रशिया के बारे में बताया जाता था। रशिया और इंडिया ने एक विजन शेयर की मल्टीपोलर वर्ल्ड की। सो व्हाट इज़ मल्टीपोलर वर्ल्ड? एक ऐसी दुनिया जहाँ पर बहुत सारी पावर्स इकट्ठी होकर इंटरनेशनल सिस्टम पर काम करती हैं, उनके पास एक कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा रिलीजन होता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे वो नेगोशिएशन करते हैं, बात करते हैं, अपनी जितनी भी इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ हैं कंट्रीज़ की भी या कोई भी पॉलिसी वो डिस्कस करते हैं इम्प्लीमेंट करने से पहले एंड साथ के साथ उनका डिसीजन मेकिंग रहता है जैसे कि यूएन में है। 80 से ज़्यादा एकॉर्ड्स अग्रीमेंट्स इंडिया एंड रशिया ने साइन किए थे। इंडिया को रशिया से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कश्मीर। वहाँ पर रशिया से बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई मिली थी इंडिया को। मोर ओवर जितना भी मिलिट्री का हार्डवेयर है कहाँ से आता है? रशिया से आता है। इंडिया को सेंट्रल एशिया का असेस मिलता है रशिया से एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशनशिप विद चाइना। और रशिया क्या करता है? चाइना के साथ में इंडिया के रिलेशनशिप्स को बैलेंस कर देता है। रशिया के लिए इंडिया सबसे बड़ी दुनिया की सेकेंड आर्म मार्केट है। इंडिया इज़ सीकिंग इंक्रीज टू एनर्जी इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया। तो जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी अच्छी हाई लेवल की एनर्जी है वो रशिया इंडिया को प्रोवाइड करवाता है और इसके साथ ही कज़ाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान के साथ में भी रशिया हेल्प करता है इंडिया को रिलेशंस अच्छे बनाने के लिए। कोऑपरेशन विद दीज रिपब्लिक्स इंक्लूड पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड्स। सो ऑयल फील्ड्स में भी रशिया हेल्प करता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर ऑयल की कोई प्रोडक्शन नहीं है एंड रशिया इसमें भी इंडिया को हेल्प करता है एंड मोर ओवर इंडिया में जब ऑयल क्राइसिस आए थे तो रशिया ने ही हेल्प की थी एंड द बिगेस्ट थिंग रशिया इज़ डूइंग फॉर इंडिया इज़ अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी। तो इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी कौन ला रहा है? लाया है रशिया। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो रशिया और इंडिया बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में भी एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं, कर रहे हैं और डेफिनेटली फ्यूचर में भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, योर लेक्चर is only and it is completely a journal lecture. There is nothing to worry about this chapter. You just have to understand the thing and do underline these things which I have highlighted. Thank you so much.